पिछले कुछ समय से दुनिया भर में कोमा में जाने वाले रोगियों की संख्या बढ़ रही है। चिकित्सा विज्ञान के लिए चुनौती बनी हुई है कि यह कब संभव होगा जब कोमा में पहुंच चुके व्यक्ति जल्दी ही सामान्य जीवन जीने लायक हो सकेंगे। दरअसल कोमा में पहुंच चुका व्यक्ति जिंदा लाश बनकर रह जाता है और यह स्थिति आखिरी क्षण तक परिजनों के धैर्य की परीक्षा लेती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली है जिससे कोमा के मरीज के दिमाग की हरकतों को समझकर उनकी हालत में सुधार का अंदाजा लग सकेगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कोमा में जाने के बाद मरीजों के साथ क्या होता है। कोमा ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है गहरी नींद। हालांकि गहरी नींद और कोमा में जमीन आसमान का अंतर है। जहां नींद स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, वहीं चिकित्सा शास्त्र के अनुसार कोमा स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर स्थिति है। कोमा में मरीज न बोल सकता है और न सुन सकता है। उसकी कोई भी इंद्रिय सक्रिय नहीं रहती। कोमा जीवन पर लगे एक अल्प विराम की तरह है जिसके आगे पूर्ण विराम लगने का खतरा लगातार बरकरार रहता है। कोमा की स्थिति मरीजों के परिजनों के धैर्य का कठिन इम्तिहान लेती है। मरीज को तो इस इम्तिहान का पता नहीं चलता। वे तो बस अपनी रहस्यमय दुनिया में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहते हैं। हर साल हजारों मरीज कोमा का सामना करते हैं। ऐसे में यह चिकित्सा विज्ञान के लिए एक चुनौती की तरह रही है। कोमा एक ऐसी अवस्था है जिसमें मरीज की चेतना खत्म हो जाती है, लेकिन उसके दिल की धड़कन चलती रहती है, इसलिए वह जीवित रहता है। हालांकि उसका दिमाग चेतना के सबसे निचले पायदान पर काम करता है। कोमा को मेडिकल साइंस में मानसिक चेतना से जुड़ी बीमारी माना गया है। डॉक्टर इसे अचेतन मस्तिष्क कहते हैं। अगर चेतना शून्य होने की स्थिति 6 घंटे से ज्यादा बनी रहती है तो डॉक्टर उसे कोमा घोषित कर देते हैं। कोमा के 50% से ज्यादा मामले सिर पर चोट लगने या दिमाग के रक्त संचार में गतिरोधक के कारण होते हैं। 25% से ज्यादा मामलों में मस्तिष्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने के कारण कोमा की स्थिति बनती है। इस स्थिति में मरीज को हार्ट अटैक की आशंका लगातार बनी रहती है। कोमा की स्थिति कई तरह से बनती है, इसीलिए इसके इलाज के भी कई तरीके हैं। डॉक्टर को सही समय पर सही कारण समझ में आ गया तो काफी हद तक इलाज किया जा सकता है। जैसे यदि इसका कारण दिमाग का इन्फेक्शन है तो मरीज को एंटीबायोटिक देकर ठीक किया जा सकता है। इसी तरह यदि शुगर की मात्रा के कारण कोमा की स्थिति बनी है तो सबसे पहले उसकी मात्रा को ठीक किया जाता है। दिमाग के हिस्से में सूजन का पता चलने पर कई बार सर्जरी की जरूरत भी हो सकती है। कोमा के ज्यादातर मामलों में इसकी वजह का ठीक पता चल जाता है। हालांकि मस्तिष्क की कार्य प्रणाली इतनी जटिल है कि कोमा से बाहर आने के बावजूद अक्सर मरीज को ठीक होने में काफी समय लगता है। किसी व्यक्ति के ब्रेन डेड होने और उसकी मौत होने में कोई फर्क नहीं है, जबकि कोमा का मतलब है लगातार जारी एक मूर्छा। ब्रेन डेड अवस्था में सांस चलती रहती है, इसलिए यह आभास होता है कि व्यक्ति जीवित है, लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। इस अवस्था में दिमाग काम नहीं करता है और शरीर की सारी गतिविधियां बंद हो जाती हैं। कोमा इससे काफी अलग है। कई बार डॉक्टर मरीज को खुद कोमा में ले जाते हैं, ऐसा इसलिए कि दिमाग को शांति मिले और चोट से उभरने का मौका मिल जाए। अमूमन इस गहन निद्रा जैसी अवस्था की अवधि चंद सप्ताह से ज्यादा नहीं होती। दिमाग में लगी किसी भी चोट के लक्षण दिखने में 48 घंटे का समय लग सकता है। यही वजह है कि सिर में लगी मामूली सी दिखने वाली चोट को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्लिनिकल न्यूरोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार एक प्रमुख ट्रॉमा केंद्र के 10 साल के रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि वहां दर्ज हुए दिमागी चोट के 40 में से 1 मामले टॉक एंड डाई की स्थिति थी। इसका मतलब है कि दुर्घटना के बाद मरीज को ठीक महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ती चली गई और आगे जाकर मस्तिष्क में ऐसा बदलाव हुआ कि मौत हो गई। अभिनेत्री नताशा रिचर्डसन इसी का शिकार हुई थी। 2009 में स्की करने के दौरान वे गिर पड़ी थीं। उन्हें साधारण सी चोट लगी, लेकिन आखिर इसी से उनकी जान चली गई। यह आश्चर्यजनक है किंतु सत्य है कि छोटी छोटी चोटें जमा होती रहती हैं और कई बार वे एक बड़ी चोट के रूप में सामने आती हैं। दरअसल जरूरी नहीं है कि बड़ी दुर्घटना के चलते ही मस्तिष्क आघात हो। यह छोटी छोटी चोटों का संचयी परिणाम भी हो सकता है। यही कारण है कि अब फुटबॉल, रग्बी, आइस हॉकी के खिलाड़ियों पर बहुत बारीकी से नजर रखी जाती है, जिन्हें सिर पर अक्सर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। रिसर्च से ये बात पता चली है कि अमेरिकन फुटबॉलर के पूर्व खिलाड़ियों में 30 से 39 साल की उम्र में अल्जाइमर, डिमेंशिया या याददाश्त से जुड़ी बीमारियों की आशंका सामान्य लोगों की तुलना में 20 गुना ज्यादा होती है। लंदन के एम्पीरियल कॉलेज के तांत्रिका विज्ञानी एडम हेम्प्रेस का कहना है कि छोटी चोटों से भी बचना चाहिए। ये जमा होकर आगे किसी बड़ी क्षति का कारण बन सकती है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में
22 साल के अंग्रेजी भाषी बैन मैक कार दुर्घटना के बाद कोमा में चले गए। एक सप्ताह बाद जब उन्हें होश आया, वे केवल चीनी भाषा मंदारिन बोल रहे थे। उन्हें अंग्रेजी बोलने में 3 दिन लग गए। अब वे दोनों भाषाएं फ्लुएंटली बोल रहे हैं। चीनी भाषा के अच्छे ज्ञान के कारण वे न केवल चीनी पर्यटकों के लिए गाइड का काम करते हैं, बल्कि मंदारिन में एक टीवी कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं। यहाँ गौर करने की बात यह है कि मंदारिन सीखना बहुत कठिन माना जाता है। एक और रोचक मामला ये है, इंग्लैंड का मैथ्यू टेलर 18 महीने कोमा में रहने के बाद फोन पर अपनी मंगेतर एंडा नुरुल की आवाज सुनकर कोमा से बाहर आ गया था। मैथ्यू की दुर्घटना बाली में हुई थी। वह इंडोनेशिया में अंग्रेजी शिक्षक था। दुर्घटना के बाद मैथ्यू को इंग्लैंड रेफर कर दिया गया। एंडा वहां 3 महीने उसके साथ रही। इसके बाद वीजा अवधि समाप्त होने के कारण वह अपने घर चली गई। बाद में मैथ्यू की मां को एडा ने फोन किया तो उन्होंने रिसीवर मैथ्यू के कान पर लगा दिया। एडा की आवाज सुनने के बाद मैथ्यू के आंसू बहने लगे और वह कोमा से बाहर आ गया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।